नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षक भर्ती के नंबर 1 टीटी फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2024 में पूछे गए पूरे सॉल्व पेपर की बात करेंगे। हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की। इसमें ए टू जेड आपके प्रश्नों की बात करेंगे और डिफिनेशन की बात करेंगे, किस प्रकार से प्रश्न ये सही हुआ है और आपको किस प्रकार से सही प्रश्न करना है एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग तैयार रहिए। आपके दोनों लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर रहेंगे और आपको देखना है और आपको भी बताना है कि आप लोगों के क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पार्ट फर्स्ट में हम बाल विकास सीडीपी के प्रश्न करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपका पूछा गया था। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित कर रहा है? यानी यहाँ पे लड़का लड़की की अगर कहीं पर भी दोनों को लेकर किसी की एक की बड़ाई की जाए तो वह क्या कहलाता है? जेंडर संबंधता को प्रदर्शित करेगा, जेंडर समानता को, जेंडर समता को, या जेंडर रूढ़वादिता को करेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़वादिता हो जाएगा। डी ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था कि अपसारी चिंतन खाली स्थान जबकि अपसारी चिंतन है। देखिए, जो अपसारी चिंतन होता है जबकि अपसारी चिंतन, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो अभिसारी जो चिंतन होता है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। जो आपका अपसारी चिंतन होगा, कौन सा? अपसारी चिंतन जो होता है वह कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि जो अभिसारी होता है वह एक ही समाधान पर स्थिर होता है। अभिसारी क्या होता है? एक ही समाधान पर होता है, और अपसारी क्या होता है? कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा, नो डाउट। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है बेपरी का, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं दिया गया है? समावेशी शिक्षा का अर्थ ऐसे तरीकों से शिक्षण से है जो बहिष्कृत ना करे। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थी विद्यार्थियों की आवश्यकता का समर्थन करता है। यह एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, इनमें से कथन समावेशी शिक्षा के बारे में जो हमारा सही नहीं दिया गया है वह हमारा है डी ऑप्शन, कि निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा केंद्र होता है। तो निश्चित यहाँ पे आसपास दे दिया गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा नेगेटिव दिया गया था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा यह पूछा जा रहा है, कथन से रिलेटेड है। अभी कथन दिया गया है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण यह कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी बालक बालिकाओं को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। अब ये जो हमारे जो कथन दिए गए दोनों सही दिए गए हैं, क्योंकि शिक्षार्थी जो पहले से जानता है उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सही दी गई हैं और सही व्याख्या भी यहाँ पे की गई है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अभी कथन है बच्चों द्वारा बचपन जो है अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, तो बच्चों का विकास सार्वभौमिक होगा। देखिए, सभी लोग जानते हैं बच्चों द्वारा जो अलग अलग संस्कृतियों से अलग अलग तरह से अनुभव किए जाते हैं, और इसका रीज़न है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक होगा। तो इसमें भी आपका जो है ए हमारा सही दिया गया है। बच्चों को द्वारा जो है बचपन अलग अलग संस्कृतियों के अलग तरह से अनुभव किया जाता है, लेकिन बच्चों का विकास सार्वभौमिक यहाँ पे जो दिया गया है इस कथन से रिलेटेड आपका नहीं। क्योंकि बच्चों द्वारा जो बचपन है वह अलग अलग संस्कृतियों का अलग अलग तरह से अनुभव किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है।
अगला प्रश्न देखिएगा, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है? तो वह दोस्तों है आपके असफलता और सफलता दोनों के एक आंतरिक आरोपण के द्वारा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? देखिए, प्रगतिशील शिक्षा का जो हमारा प्रमुख सिद्धांत होता है वह कौन सा होता है? छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका होता है, या छात्रों को अपने शिक्षकों को ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, पाठचर्या पूर्व निर्धारित या सार्वभौमिक होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण जो है सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो विकास के जिस पहलू में तर्क चिंतन समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है वह पहलू आपका कहलाता है संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे जी का जिक्र हो गया है, और जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं हैं। जन्म से लेके 2 वर्ष संज्ञानात्मक अवस्था, 2 से लेके 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 15 तक अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और जीन पियाजे से प्रश्न आपके पता है पूछे जाते हैं। अगला, लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो लेव वाइगोस्की क्या प्रस्तावित करते हैं कि किन बच्चों में जो है स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो वह दोस्तों निजी वाक, स्वनियमन अर्थात निजी वाक की बात करते हैं। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अभिकथन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस पर समझ पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्र हैं और बदले जा सकते हैं। कारण है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो यहाँ पे जो हमने देखा, इस क्वेश्चन को देखा और जाना और समझा, तो दोनों बातें बिल्कुल सही दी गई हैं और व्याख्या भी सही हो रही। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, बहुबुद्धि की बात करते हैं, जहाँ भी बहुबुद्धि की बात की जाती है सभी लोग जानते हैं कि संगीतमय प्रदर्शन या रचना के कौशल, ये जो ऑप्शंस दिया गया है, ये जो मेल हमारा है, ये प्रतिनिधित्व सही कर रहा है। क्योंकि तार्किक गणित में नृत्य क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं ये हमारी सही नहीं लग रही हैं। स्थानिक में प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल, या कि अंतर्व्यक्तित्व में दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने कौशल। लेकिन आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन संगीतमय प्रदर्शन या रचना करना कौशल, ये हमारा सटीक और सही यहाँ पे दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नो डाउट सभी लोग जा समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं दिया गया है? देखिए, अधिगम के बारे में सही दिया गया कि अधिगम जो है शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर होता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये गलत है। उत्पाद नहीं हो सकता अधिगम यानी सीखना। तो ये डी ऑप्शन जो है अधिगम के बारे में सही नहीं दिया गया, बाकी सारी चीज़ें सही दी गई। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? ऐसा कारक बताइए जो समस्या समाधान को बढ़ावा दे, और वह कारक होता है अपसारी चिंतन। अपसारी जो चिंतन होता है वह आपके समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं
और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। ऐसा कौन सा स्तर है जिस स्तर पर क्या हो, बच्चे को आत्मकेंद्रित भी हों और किसी कार्य को करने में अपना लाभ देखें, और वह कहलाता है पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो कोहल वर्ग का जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इससे भी हम आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी हमारे CDP के आने वाली है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो विद्यार्थी जो है वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थी हैं, वंचित वर्ग से संबंधित मतलब क्या होता है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया सीटेट का, जिसमें आपके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड होंगी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सभी लोग चेक कीजिएगा। बात करेंगे प्रश्न की, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी होती है। देखिए, कोई भी जब उपयोगी प्रतिपुष्टि होगी उसकी विशेषता क्या हो सकती है, उसकी विशेषता ये हो सकती है कि वह क्या होगा, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। कोई भी प्रतिपुष्टि विशेषता वह है कि वह आपका क्या होता है, सामयिक और यह विशिष्ट होता है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि सहसावस्था में। देखिए, जो आपका समीपस्थ सिद्धांत है ये क्या कहता है कि सहसावस्था में जो है अंग जो होता है हाथ पैर की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि सहसावस्था में जो है अंग जो होते हैं हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कथन से रिलेटेड है, आइए समझ लेते हैं। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थी को सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो ये जो हमारा कथन कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया कि दोनों सही हैं और यार सही की व्याख्या भी कर रहा है। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन किसे माना जाएगा, पहले ये बात कर लेते हैं। देखिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत दिया गया आकलन, छात्रों को शिक्षकों को आगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया आकलन, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया गया आकलन, ये तीनों जो है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। लेकिन एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना में सहायक होता है, ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, क्योंकि मानदंड में मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है मानदंड जो होता है, क्योंकि रचनात्मक नहीं हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है। देखिए, पठन वैकल्य की बात की जा रही है, अर्थात ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, या कह सकते हैं रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, शारीरिक में, स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई। तो पठन वैकल्य यानी पढ़ने से संबंधित, तो देखिए पढ़ने में से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण होता है सुनाई देना, क्योंकि जब सुनाई देगा तो पढ़ने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्वन्यात्मक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्न में किस प्रकार के प्रश्न का एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से जो है मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। देखिए, इस प्रकार से एक प्रश्न, ऐसा कौन सा प्रश्न होगा जो एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करे, और वह प्रश्न होगा वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं।
जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ऐसे प्रश्न जो है छात्र की जानकारी के गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला, बाधिता एक स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। दो ऑप्शंस को यहाँ पे कलेक्ट करना है। देखिए, बाधिता एक जैविक स्थिति होती है, लेकिन जो अक्षमता होता है ये कार्यात्मक स्थिति होती है। कहते हैं ना, आप कितनी क्षमता नहीं है, आप कितनी क्षमता है कि इस बार आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं, मतलब आपने ऐसा कार्य किया होगा, ठीक है, कार्यात्मक आपका हो जाता है। लेकिन बाधा आना यह एक जैविक होता है। तो दोनों चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध में उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। देखिए, ऐसा कथन दोस्तों जो संज्ञान और परिभाषाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करे, और वह कथन हो जाता है आपका भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। भावनाएं क्या होती हैं? भावनाएं और जो संज्ञान होती हैं ये आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से संबंधित होता है? प्राथमिक कक्षा अर्थात प्राथमिक 1 से लेके 5 तक के बच्चों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सभी लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जब शिक्षक अमूर्त उदाहरणों को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंतरिक अभिप्रेरणा के सही वर्णन की बात की कर रहे हैं। तो अभिप्रेरणा जो कार्य व्यक्तिगत आनंद से देती है, ऐसा अभिप्रेरण, ऐसा मोटिवेशन, ऐसा कार्य जो व्यक्तिगत आपको आनंद आए। ऐसा कोई भी कार्य जब आप कर रहे होते हैं व्यक्तिगत आनंद आता, आपको स्वयं उस कार्य करने की और काम करें, वो अभिप्रेरणा एक होती है। तो ऐसी अभिप्रेरणा हमारी कौन सी कहलाती है? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है, जो आपको अंदर से उत्सुक हो कि नहीं मुझे ऐसा कार्य करना है, मुझे इससे और ज़्यादा कार्य करना है। अगर ऐसा चीज़ आप स्टडी पढ़ाई में कर लेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा आपके अंदर होगी, तो आप अवश्य सफल होंगे। और ये होती है हमारी आंतरिक अभिप्रेरणाएँ। अगला, निम्न में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण है? अब देखिए, आलम्बन शब्द को समझना भी बहुत ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। आलम्बन का उदाहरण बताना है। आलम्बन अर्थात हम बात करेंगे कौन सी? बोलकर सोचने की बात करेंगे, संकेत और इशारे की बात करेंगे, आधा हल किया हुआ उदाहरण की बात करेंगे, या प्रश्न की बात करेंगे। तो बोलकर सोचे, संकेत और इशारे, प्रश्न और आधा ही किया हुआ, ये चारों हमारे आलम्बन के उदाहरण होंगे। रट कर दोहराव करना ये आलम्बन का नहीं होता, ठीक है। ये चार हमारे आलम्बन के हो जाएंगे। तो आपने समझ लिया होगा आलम्बन के बारे में। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय है या समीप दूराभिमुख है। देखिए, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि जो विकास है, विकास समीप दूराभिमुख। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूल संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो जीन पियाजे जी के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें अगर देखा जाए कि हमारे मूल संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से जो अलग कर देती, वह कहलाती विकेंद्रण। क्या हो जाएगा दोस्तों? विकेंद्रण की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरू कहती है उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देंगे कि रस्सी ने मुझे आउट कर दिया, मैं खुद नहीं हूँ, रस्सी ने जानबूझकर मेरे पैरों पे आकर फंस गई? ऐसी जो है किस उम्र के बच्चे जो है इस प्रकार के तर्क देते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, और ये कहलाता है पूर्व चलन अवस्था।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, जो लेके 2 से लेके 7 वर्ष तक के बच्चों की बात होती है। चीन प्याजे के 4 वर्ष संवेदी चालक, जन्म से लेके 2 वर्ष, पूर्व चलन अवस्था 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था, मूल संक्रियात्मक 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था। ये 4 अवस्थाएं आपकी जीन प्याजे जी की। सीडीपी का 30वां प्रश्न है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं। जो सीखने के सामाजिक संरचनावादी के विचार होते हैं वे किस बात की वकालत करते हैं? वे दोस्तों इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सीडीपी के 30 प्रश्न, आई होप सभी लोग 30 में 30 से आपने अच्छे तरीके से समझा जाना। और इसके बाद बात होगी मैथमेटिक्स की, बात करेंगे गणित की प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग तैयार हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, जिसमें से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए? हो सके तो रफ पेन कॉपी ले लीजिए, ताकि आप लोग भी जब सॉल्व करने की बारी है तो क्वेश्चंस को आप लोग भी सॉल्व करें, क्योंकि सुनने देखने में ठीक है, ज़्यादा जब आप कलम चलाएंगे तो ज़्यादा दिमाग जो है आपको वो रीड करता है। ठीक है, आपके माइंड पे स्टोर होता है। तो इनमें से प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता किस प्रकार से होनी चाहिए? तो इसमें से जो है सटीक होनी चाहिए, और इसके साथ साथ बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोगी की जाने वाली भाषा के माध्यम से प्रबलित किया जाना चाहिए। ए और सी, ए और सी देखिएगा थर्ड ऑप्शन में दिया गया, जो कि सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 गुणे 5 को इस प्रकार से हल किया। तो निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? अब कक्षा 3 का विद्यार्थी बालक बालिका है और ऐसे हल कर लेता है, तो इस दोहराने की जो भ्रांति है अगर इसको सुधारना होगा तो सबसे उपयुक्त क्या होगा? जब आप मान लीजिए आप ही शिक्षक बन गए, सीटेट क्वालिफाइड कर लिया, अपने शिक्षक बन गए, ठीक है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन गए, तो आप बताइए आपकी क्लास का बच्चा, तीसरी क्लास का बच्चा ऐसा करेगा, तो इस भ्रांति को सुधारने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो आप दोस्तों पुनर्सामूहिकरण की अवधारणा की बात करेंगे। किसी भी प्रश्न में डाउट है बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, संख्या क्या होगी? अब क्वेश्चन को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चंस और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता, माना कि वही संख्या x है, और x में जब हम 8 जोड़ दिया जाते तो वही संख्या हमारी कितनी हो जाती? दुगनी हो जाती है, अर्थात 2x हो जाती है। तो x प्लस 8 बराबर 2x, तो x को x के पास लाइए, x माइनस 2x बराबर 8 कर दीजिए, x माइनस तो माइनस x बराबर 8 हो जाएगा, सॉरी 2x माइनस x बराबर होगा, क्योंकि 8 को उधर ले जाएंगे तो 8 भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस 8 होगा तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो x बराबर 8 ही आ जाएगा। नहीं, वही संख्या क्या होगी? एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 8 होगी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा? 1 मिलीमीटर 1 ml इक्वल टू 1/10 cm। 1 ml बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर देखेंगे सेकंड ऑप्शन में, यानी 1 मिलीमीटर बराबर होगा 0.1 सेंटीमीटर के, अर्थात सेकंड ऑप्शन के। आई होप समझ गए सभी लोग। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। एक जो है खाली स्थान सदैव समबहुभुज होता है। एक जो है एक वर्ग
एक वर्ग जो है सदैव समबहुभुज होगा। वर्ग क्या होता है? सदैव समबहुभुज होता है। तो ये सिंपल सा प्रश्न था, सभी लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, त्रिभुज के सभी कोणों का योग। भैया त्रिभुज के सभी कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और सम कोण है यानी 90-90 होगा, तो टोटल 180 होंगे। त्रिभुज के चाहे छोटे बड़े हो जाएं, त्रिभुज के तीनों कोण का 180 होगा, चतुर्भुज का 360 होगा, पंचभुज, खष्टभुज, इसी तरह सभी सारी चीज़ें आपसे आने चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक संख्या के बनने से संबंधित दिए गए हैं? नीचे फिर आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे देखा जाए एकैकिक संगति हो जाती है और आपका जो है पदानुक्रमिक समावेशन की बात करें। मूलभूत संक्रिया यहाँ पे नहीं होगी, केवल एकैकिक संगति और पदानुक्रमिक समावेशन, अर्थात जो थर्ड ऑप्शन दिया गया वह हमारे यहाँ पे सही हो जाए। नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सबसे उपयुक्त होगा? देखिए गणित शिक्षण में देखा जाए संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए जो कथन हमारा सबसे उपयुक्त हो जाएगा वह कौन सा कथन होगा? तो वह दोस्तों हो जाता है, संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है, ये होगा। यानी कि थर्ड ऑप्शन केवल ये ऑप्शन का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा, प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, तो सभी यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्य एवं कसौटी को पूरा करता है, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाएगा? जब शिक्षिका यह सुनिश्चित कर ले, अध्यापिका यह सुनिश्चित कर लेती है कि उसके द्वारा बनाया गया जो टेस्ट होता है उस टेस्ट के उद्देश्य और कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन में किस पक्ष का उपयोग जो है किया जाएगा? और वह हो जाता है वैधता। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099, 9,009 के योग से क्या घटाना होगा? बहुत ही सिंपल सा बात है। मान लीजिए इन सभी संख्याओं को लिख लीजिए, तीनों संख्याओं को मान लीजिए कि -x घटाने पर इसके साथ तीनों को प्लस करके जोड़ लीजिए, -x लिख लीजिए, माइनस इसमें x घटाया जाए तो हमारी संख्या 25,454 प्राप्त हो जाएगी। अब इन तीनों का योग कर लीजिए, तीनों का योग करेंगे तो आपका आ जाएगा 28,017 -x, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है, -x बराबर 25,454। समझ गए ना? इन तीनों संख्याओं में x घटाएं तो हमारी संख्या ये प्राप्त होगी। अब करना क्या है, x को उधर ले जाइए और 25, 45 को इधर ले आके माइनस कर लीजिए। आप यहाँ पे 25,454 लिख लीजिए, घटा लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 25,63, जो कि आपका 2563 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन दिया गया, जो कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है कि एक एक अभाज्य संख्या है, एक एक भाज्य संख्या है, एक दोनों है, एक भाज्य और एक अभाज्य भी है, एक ना तो भाज्य है और एक ना तो अभाज्य। अब कौन सा सही होगा? सभी लोग अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए और बताइए। देखिए एक ना तो भाज्य कहलाती ना ही अभाज्य कहलाती, ठीक है, क्योंकि एक को सभी संख्या से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। अब नीचे पैटर्न दिया गया, इस पैटर्न को हमें सॉल्व करना है। 1, 8, 27, 64, 1, 25। तो आप देखेंगे 1 का क्यूब 1 यानी 8 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा,
3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा। तो अगली संख्या कौन सी आएगी? 6 क्यूब और 7 क्यूब। तो 6 क्यूब का हमारा क्या होता है? 6 छांगा 36, 36 छक्का 216 और 7 का 7 सता 49, 7 343। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? देखिए, गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करना हो उसके लिए सबसे कम उपयुक्त बताना है। तो अंतर ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। ये सबसे कम होगा। बाकी कि गणित असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकता। सभी गणित सीख सकते हैं। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता कि लड़का है लड़की है, कोई भी सीख सकता है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है कम विशेषता यहाँ पे कह रहा है, इसलिए हम फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। देखिए, दिया गया 25.3 गुणे 5 ऋण 35 भागे 5 ऋण 3 गुणे 18.5 का मान बताइए। अब बोर्ड मार्क्स का रूल जिससे आता होगा इसको सॉल्व कर लेगा, आसान है। मैथ्स इतनी कठिन आती नहीं, कंसेप्ट वाले। पेडागॉजी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि जो पेडागॉजी आपके नोट्स बुक्स में पढ़ते हैं वो चीज़ें आपकी डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट पूछी जाती हैं, उनमें समझना पड़ता है, लेकिन ये कंसेप्ट वाले होते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सभी लोग। चलिए तैयार रहिए। तो 25.3 गुणे 5 हम करेंगे तो 126.5 आ जाएगा और 5 सत्ते 35, 7 आ जाएगा, ऋण 55.5 गुणा करने। इनको टोटल माइनस कर लेंगे, टोटल आएगा 64 जो कि आपके सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल फटाफट सॉल्व करना, लेकिन समझ के करना है, गलती ना हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन किसको शामिल करता है? तो जो शिक्षार्थियों का आकलन होता है वह संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम को शामिल करता है। इसके बाद साथियों आपका अगला प्रश्न है कि किसी स्थान 0 से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम छलांग लगाता है, तो इनमें से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? क्योंकि मेढक का कम होगा, खरगोश का ज़्यादा छलांग होगा, क्योंकि वह 3 कदम मेढक लगा पाता है, वहीं खरगोश 7 कदम लगा लेता है। तो दोनों कदम जो है एक साथ छलांग कब लगाएंगे? देखिए, मेढक की छलांग हमारी कितनी है? मेढक को m ले लेते हैं 3 कदम और खरगोश का k ले लेते हैं, तो यह 7 कदम। दोनों का LCM ले लेंगे, 7 त्रिक 21 आ जाएगा। और 21 को क्या करना है आपको? अब 21 को जो है आपके सभी ऑप्शन में देखिए, 21 जो है किस ऑप्शन से आपका विभाज्य होगा? 343 देखिए हो रहा है, 371, 354, इन तीनों में से किसी आपका 21 विभाज्य नहीं होगा। 21 का विभाज्यता मतलब 7 और 3 से विभाज्य दोनों की संख्या जब हो जाएगी, और 378 है जो आपकी 21 से विभाज्य है, 7 से भी हो जाएगी और 3 से भी हो जाएगी। तो 378वें कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया कि 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताना है। 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या हो जाएगी? यानी 8/3 में डिग्रियों की संख्या पूछा जाए तो 90 कर लीजिए, 30 कर लीजिए, 8 गुणे 30 गुणे कर लीजिए, 30 गुणे 8 आर्थिक 24, 240 हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न दिया गया था, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी लागत सबसे कम है? 750 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट, 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट,
750 प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तु, या 7.5 जुड़े प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तु। अब बताइए कौन लागत जो है सबसे, किसमें सबसे कम लागत दी गई। प्रश्न को घुमा दिया गया है, देखिएगा, ठीक है। पहले का देखिए 750 प्रत्येक पैकेट वाला 75 पैकेट है, क्या होगा 750 गुणे 75 कीजिए, इसका आ जाएगा आपका 6250, नहीं 56,250 आएगा, 56,250। दूसरे का देखिए 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट, तो 750 गुणे 7.50 कर लीजिए, इसमें आ जाएगा 5665। इसके बाद तीसरे ऑप्शन में 750 प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तु दिया गया है, तो दर्जन दे दिया गया, तो 750 गुणे 7.5 गुणे 12 और करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 67,500। फिर आइए फोर्थ ऑप्शन में 7.50 प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन। अब यहाँ पे 7.5 गुणे 75 गुणे 12 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6750। अब इसमें देखिए कौन सा कम लागत आपको लग रहा है, तो आप देखेंगे 5665 जो कि बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न है जो पेडागोजी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी जो 2020 है, भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, तो निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं होगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, इसमें आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान, उसका योगदान, ये भी सम्मिलित होगा। विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से में आदिवासी ज्ञान, अधिगम के स्वदेशी और प्रारंभिक तरीके, ये भी आपका होगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्मिकों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, ये भी होगा। और विद्यार्थियों के ज्ञान वृद्धि या ज्ञान में वृद्धि का आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों में ज्ञान वृद्धि के लिए आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं करना, यह एनईपी में बात नहीं किया गया भारत का ज्ञान के बारे में, बाकी सारे बात की गई। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई, सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त होता है। तो सबसे कम उपयुक्त आपका स्थानीय मान चार्ट होता है, इकाई, दहाई, सैकड़े से संबंधित। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था, वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। चलिए कौन सा टुकड़ा उसे लेना चाहिए जो जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम कर दे। देखिए जमीन से घेरने के लिए तार 100 मीटर है, ठीक है। यदि बाड़ अगर वर्गाकार है तो 4 गुणे भुजा होगा, 4 गुणे भुजा बराबर 100, तो एक भुजा की कीमत आ जाएगी 25, इसलिए 25/25 सबसे क्षेत्रफल अधिक होगा। जो थर्ड ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे प्रश्न की, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। देखिए गणित का शिक्षण देखना है तो गणित को शिक्षण को देखते हुए कि बच्चे अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि वह भ्रम की अगुवाई करता है, यह कथन गलत है। बच्चे अधिगम में बाधा नहीं डालते, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, समझते हैं। जैसे कि ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने में कई तरीके हो सकते हैं, यह भी बात सही है। यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तरों की परंपरा से मुक्त करने के महत्वपूर्ण हो, यह भी हो सकता है, ठीक है। तो कई चीज़ें समझना भी जरूरी होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त दिया गया। तो इनमें से कथनों की बात करें, सबसे उपयुक्त कथन है कि गणित की लैब जरूरी है क्योंकि एक क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है, इसलिए लैब जरूरी हो जाता है, ठीक है। लैब इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगर 7 सही 1/2 kg नमक 1/2 kg नमक के कितने पैकेट बना सकते हैं।
अब ये टोटल नमक है और एक पैकेट में इतना नमक है। अब बताना कितने नमक बनेंगे, सिंपल सा बात है। कुल नमक आपका है 7/1/2 kg अर्थात 15/2 kg अर्थात 7.5 kg, 7 किलो 500 ग्राम आपका टोटल कुल नमक है यहाँ पे। और 1/12 kg के नमक बनाना है। तो पैकेटों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, कुल नमक बटे एक पैकेट के नमक। कुल नमक मतलब 15/2 और एक पैकेट का मतलब 1/12। इसको जब पलटेंगे तो 12 यहाँ पे 1 हो जाता है। 2 छक्का 12, 15 छक्का 90 अर्थात कितने बनाए जा सकते हैं, 90 पैकेट। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कक्षा 2 में 182-67 को हल करते हुए अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 2 को 7 से घटाना चाहिए। 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा, तब हम 12 में से 7 घटा पाएंगे। तो एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्या ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता है। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। बच्चे बोल देते हैं ना कि उधार गलत बात नहीं है क्योंकि उसको देना भी पड़ता है। तो इस ऐसा एक अटपटा सवाल बच्चा कर सकता है आपके एग्ज़ाम में, या कह सकते हैं आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में, आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में। तो आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बच्चे करते हैं, जो इस प्रकार के प्रश्न बच्चे जो है क्रिएटिविटी दिखाते हैं, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना कि अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग कर लीजिए। पुनर्समूहीकरण और पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। उधार शब्द को क्या करना, आपको पुनः समूहीकरण वही रहेगा, लेकिन बच्चे के मन में कि जो उधार शब्द जो बच्चा सुनता है वो चीज़ें बच्चे से अलग हो जाएंगी, उसके दिमाग से हट जाएंगी। अगला है, यामिना के पास 10 बार उछाला और वो निम्नलिखित में से प्राप्त हुई। यामिना ने क्या किया, एक पासा को 10 बार उछाल दिया, तो उसे क्या परिणाम प्राप्त हुए, 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2। तो इनमें से निम्नलिखित संख्या में अधिकतम कौन सी बार संख्या प्राप्त हुई, इनमें से देखिए। तो अधिकतम संख्या देखेंगे 3 3 3 बार हुआ है, 6 2 बार है, तो 3 जो है अधिकतम है, 3 बार है, तो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही नहीं। जो इबारती सवाल होते हैं उसके लिए क्या सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए जो इबारती सवाल होते हैं, इबारती सवालों के लिए कि इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप दे देता है जिसमें गणितीय तकनीकों को लागू किया जा सके। यह सत्य नहीं है, क्योंकि इबारती सवाल गणितीय निदर्शन के उदाहरण नहीं देते। इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इबारती सवाल गणित में कार्यधिक ज्ञान पर केंद्रित होते हैं। ये सही भी है। पहला ऑप्शन सत्य नहीं दिया गया इबारती सवालों में, बाकी आपके सत्य दिए गए हैं। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पार्सल भेजने की दरें दी गई है। पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम पर 15 रुपये पार्सल का भार, प्रत्येक अतिरिक्त भार के 50 ग्राम 7 रुपये लगता है। तो मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों की देखकर पार्सल भेजे की सही राशि बताइए। अब देखिए समझिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। 2-3 प्रश्न और बचे हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप बात करेंगे अगले सब्जेक्ट की ईवीएस पर्यावरण के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए इनमें से देखा जाए पार्सल की अगर बात करते हैं, पार्सल का भार यहाँ पे 50 ग्राम में कितना लग रहा है, 15 रुपये, और 50 ग्राम से अधिक है तो फिर प्रत्येक ग्राम में 7 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। टोटल है 350 ग्राम का पार्सल का भार है। ठीक है, तो 50 + 300 भाई 50 ग्राम भार हो गया 15 रुपये का, बाकी जो 300 ग्राम भार है वो प्रत्येक ग्राम का 7 रुपये लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो 15 हो जाएगा और तो 5 6 31, 6 बार होगा ना, 300 ग्राम है तो 6 बार होगा, तो 50 धन 7 × 6 हो जाएगा।
भाई 50 ग्राम का लग रहा है ना, तो 50 ग्राम को 300 में डिवाइड कीजिए तो 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 50 ग्राम का यहाँ पे 15 रुपये लग रहा है ना। अब रुपये लिखना है यहाँ पे, ठीक है, मिक्स गलत नहीं करना है। 15 रुपये 50 ग्राम का हो गया। और 300 ग्राम का कितना लगेगा? 6 गुणे 7, 7 रुपये लगेगा, 6 बार लगेगा, क्योंकि 50 ग्राम का 7 रुपये लग रहा है। 50 ग्राम 6 बार करेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, तो 50, 6 सत्ते 42 और 15 जोड़िए 57 रुपये हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में ऑलरेडी आपका दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त होगा? देखिए, प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए आंकड़ों का प्रबंधन परिचय के लिए सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है? देखिए, इसके लिए सबसे उपयुक्त ये होगा कि कक्षा में विद्यार्थी की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि आंकड़े इकट्ठे कराया जाए और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाए। ये सबसे अच्छा होगा आंकड़ों के प्रबंधन परिचय के लिए। ठीक है, और मैथ्स क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 पेडागोजी की, 15 कंसेप्ट के रहते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं? सबसे कम रूप में, और वह दोस्तों सूत्रों को याद करना, ये सबसे कम होती है प्राथमिक में। क्योंकि एनसीएफ याद करने के लिए, एनसीएफ क्या कहता है? पैटर्न परिणामों का उपयोग किया जाए, दृश्यीकरण का उपयोग किया जाए, संबंध स्थापित करने के निरूपण का प्रयोग किया जाए। सूत्रों को याद करना बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने मैथ्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब बच्चे हमारी ईवीएस के प्रश्न की बात करेंगे, पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न की, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ये भी 30 नंबर का भी पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। ईवीएस में पूछा गया था, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? सही उत्तर को चुनना। जोहड़, अब जोहड़ शब्द आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए कौन कौन नहीं जानता है। ठीक है, जोहड़ शब्द देखिए, जोहड़ मतलब यह समुदाय आधारित एक जल संचयन की प्रणाली होती है। क्या है? ये समुदाय आधारित एक वर्षा जल संचयन की एक प्रणाली होती है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? और वह थीम है छात्रों के उनके परिवार के सदस्यों को खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों में सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं? ये किस तरह का प्रश्न है? यह प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रश्न कहला जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें, जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। ईवीएस इंपॉर्टेंट है और जल्दी आपकी ईवीएस की क्लास भी होने वाली है, तो सभी लोग अच्छे तरीके प्रीवियस पेपर को समझें। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन किया है। इसे शामिल करने का रीज़न क्या है, कारण क्या है? तो एनसीईआरटी में जो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में अध्याय में देखो, वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में अनुभव का वर्णन किया गया है। देखिए, इसका जो शामिल करने का सबसे बड़ा रीज़न जाता है, वह जाता है कि उसकी कहानी सशस्त्र बलों के एक चिकित्सा अधिकारी के लिए जीवन की एक झलक देती है। इसके साथ साथ उसके सामने आने वाली कठिनाइयाँ और उनसे निपटने के लिए तरीकों को भी समझना, और उनका अनुभव लैंगिक और रूढ़ियों को भी चुनौती देता है। तो बी, डी और ए देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो इसमें एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को या किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? देखिए, एलेक्स को ध्यान में देखते हुए, यहाँ पे एलेक्स को ध्यान में देखा जाए
तो पहला आता है रंग पैटर्न के बारे में सीखना और संदर्भ बोध विकसित करना। इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना और आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स की पूरी तरह से काटना, यह सीखना हो जाए। ये 3 ऑप्शंस है जो कि आपके पहले ऑप्शन में दिया गया है, ए बी डी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र जो है अपने घर, आस पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन सा कौशल प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। देखिए, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर पर आस पड़ोस के एक सर्वेक्षण करने जाते हैं और इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। तो इसके माध्यम से पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति, ये आपके हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर मरीजों से मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं, क्योंकि खून जांच से क्या होता है, खून की जांच से होता है कि उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चल जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में कौन सा कथन विचार करना है और बताना है। देखिए, मधुमक्खी का छत्ता के बारे में तो ऑलरेडी हम कई सारे ऐसे क्लास कर चुके हैं ईवीएस के, जो आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। जो हम टॉपिक वाइज कर चुके हैं उनमें जो भी कंक्लूजन है सब कुछ बता चुके हैं। तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस क्लास के बाद आपको सारी क्लासेस अटेंड करना है। प्लेलिस्ट हम शेयर कर देंगे और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी लिंक है ज्वाइन करिए, ताकि नोट्स वगैरह सब कुछ आप प्रोवाइड हो सके अच्छे तरीके से और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इनमें से देखा जाए तो पहला होता है मधुमक्खी शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती जो अंडे देती है। इसके बाद श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज करने के लिए चीनी के या लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ए और डी ऑप्शन सही दिया गया है, बाकी जो भी गलत दिए गए हैं। तो मधुमक्खी से संबंधित ईवीएस में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई ऐसे सारे टॉपिक हैं। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थियों स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ना एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। क्योंकि ईवीएस इन्वायरमेंट बहुत, यानी हमारे ईवीएस पर्यावरण है ही क्या होता है, हम जहाँ रहते हैं हमारे चारों तरफ का आवरण, वो सारा चीज़ें पर्यावरण ही होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पक्षियों का अध्ययन करने वाले यह परीक्षण किया जाता है, यह परीक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम क्या है? और इस पक्षी का नाम है, सभी लोग बताइए। इस पक्षी का नाम अब आपको कमेंट करके बताना है, कौन सा पक्षी होगा। दार्जिलिंग चिड़िया होगा, वीवर पक्षी होगा, कलचिड़ी होगा या शकरखोरा होगा? आपको कमेंट करके बताना। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए कथन को पढ़ते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायता नदियां के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 15 वर्ष पूर्व हुआ। ये जो 2 कथन दिए गए, दोनों कथन सही दिए गए या नहीं दिए गए आपको बताना। पहला कथन लगभग सही दिया गया, लेकिन दूसरा कथन हमारा लगभग गलत दिया गया है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है बाल केंद्रित रणनीतियों में सबसे अच्छा दर्शाता है? देखिए, बाल केंद्रित के लिए सबसे अच्छा होता है चर्चा और सर्वेक्षण, यानी कि ए और डी। अगला प्रश्न देखिए। पोचमल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों के विशेष प्रकार की बुनाई भी पोचमल्ली ही कहते हैं और ये विख्यात जिला है। ये निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो पोचमल्ली कहाँ पर पाया जाता है, सभी लोग बताइए। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तेलंगाना?
सभी लोग बताइए। पोचमल्ली किस राज्य में पाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है, सिंपल सा प्रश्न था। चलिए बताइए सभी लोग। सीमा, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण अर्थात फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन से चिड़ियाघर की यात्रा सबसे उपयुक्त और उद्देश्य होगा इसके लिए? चिड़ियाघर या फील्ड ट्रिप जो होता है बच्चों को किया जाता है, और इसमें जो सबसे होता है कि जानवरों से संबंधित अवधारणाएं बच्चे समझते हैं, प्रक्रिया कौशल भी बढ़ावा मिलता है, और चिड़ियाघरों में छात्रों को एक सीखने का आकलन मिलता है, अर्थात BCD ऑप्शंस। चिड़ियाघरों में जानवरों के नाम याद करना के लिए नहीं होता है, क्योंकि बच्चे घर में ही जानवर के नाम याद कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वह सही दिए गए। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित में से कार्य करने के लिए दिया गया। कौन सा कार्य करने के लिए दिया गया? सभी लोग बताइए। जानवर को परिभाषित करो। जो भी जानवर दिए गए उनको क्या करना है? परिभाषित करना। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, बिहार, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा में मुझे लगता है जहाँ तक ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बाकी कोई भी डाउट हो अगर आपके अकॉर्डिंग दूसरा लग रहा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कथन और दिया गया वो चीज़ें हैं कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। अब दोनों कथनों को देखा, दोनों कथन सही दिए गए हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर पहचान लेता, वो गंध कौन सा है? कुछ मादा कीड़े जो होते हैं फेरोमोन्स छोड़ते हैं, एक गंध होती है, उसी गंध से पहचान लेते हैं लोग। ठीक है, कि हमारा झुंड, हमारा जो समूह है इस तरफ गया होगा या इस जगह पर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला कथन कह रहा दोस्तों, बहुत अच्छा है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। अपनी आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास, वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। तो ईवीएस के थीम में बच्चों के जीवन में बहुत करीब है। अब दोनों कथन जो दिए गए हैं, दोनों कथन सही दिए गए हैं। इसी प्रकार अगला कथन है कि जाइलम जल और खनिजों के जड़ों के पौधे के बारे में या बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। जो जाइलम जो होता है जल और खनिजों को जड़ों से पौधे तक बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। दूसरा कि फ्लोएम जो होता है भोजन की पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। यानी जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपके कथन दिए गए हैं। तो क्या ये कथन सही दिए गए हैं या कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो दोनों कथन सही दिए गए, क्योंकि जाइलम का कार्य होता है जल और खनिजों को जड़ों से लेके पूरे पौधे तक पहुंचाना, और इसी प्रकार फ्लोएम का कार्य क्या होता है? जो भोजन होता है पत्तियों के पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करना। तो जाइलम फ्लोएम का कार्य आपने समझ लिया। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों को आकलन कर सकता है वह होगा। आप सभी लोग अध्यापक अध्यापिका हैं, आप शिक्षक हैं, आप बन गए हैं, आप बताइए क्या होगा? जी हाँ, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है एक छात्र का मूल्यांकन करते समय समग्र तरीका। और जिस तरीके से एक ईवीएस पर्यावरण के शिक्षक के लिए ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह आपका आकलन कौन सा हो सकता है? तो वह आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर। क्या आप सभी लोग समझ गए हैं? चलिए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग जानते समझते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों बात करेंगे, प्रश्न की तरफ चलते हैं कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया,
फिर वह गिलास में बहुत सारा नमक डाल दिया और आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया, क्या पाया? कुछ समय पश्चात उसने देखा कि नींबू जल में तैरने लगा। क्या देखा? नींबू जल में तैरने लगे। अरे कई तरह के, देखिए नींबू और जल में तैरने की जो प्रक्रिया है, कई तरह के प्रश्न बनते हैं। आपने सीटेट में हर बार पूछा जाता है, लेकिन एक तरीका बदल देता है प्रश्न पूछने का, चीज़ें बदल देते हैं। लेकिन नींबू तैरता है कि नमक डालने से। अगर नमक नहीं डालेंगे तो नींबू तैरेगा नहीं तैरेगा, ये भी सोचने वाली बात है। सभी लोग बताइएगा, इस पर तर्क करेंगे। आने वाले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चंस रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीम को दर्शाता है? तो ईवीएस के थीम को आवास, यात्रा, चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, इसको दर्शाता है, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ कर चुके हैं। ये प्रश्न आ भी चुका है। अगला प्रश्न है, अल्बिरूनु के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं दिया गया है? जी हाँ, अल्बिरूनु, कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? अल्बिरूनु की बात करते हैं तो अल्बिरूनु जहाँ से आए थे वह उज्बेकिस्तान था। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले यह भारत आया हुआ था। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की थी, लेकिन उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। यह गलत है, क्योंकि उसने भारत के जो तालाब उसमें तारीफ़ की थी। तो थर्ड ऑप्शन है इसमें से सही नहीं है दिया गया है, बाकी सारे सही दिए गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य प्रकार है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। दोनों कथन क्या सही दिए गए हैं, कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसमें देखा जाए दोस्तों, दोनों कथन हमारे सही दिए गए हैं, क्योंकि बोरा असम में उपयोग की जाने धान के एक सामान्य किस्म है और इसके लिए काली चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है और प्रचुर मात्रा में पानी की भी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। सभी लोग बताइए। तो कुछ नहीं करना, 12 गुणे 3 कर दिए, 12 3 36 ग्राम। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, तो आप समूह कैसे बनाएंगे? अगर आप चाह रहे हैं कि जो छात्र हैं, सहपाठी हैं, शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, तो आप किस प्रकार का समूह बनाएंगे? तो आप जो है भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। घड़ सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही दिया गया नहीं दिया गया है? तो इनमें जो है यह तालाब आज भी प्रयोग होते हैं, यह गलत दिया गया है, क्योंकि जैसलमेर के राजा जो है घड़सी बनाया जाते थे उस समय में, और ये लगभग 650 साल पहले बनाया जाता था और यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ होता था, घड़सीसर। ठीक है, लेकिन ये तालाब आज भी होते हैं, तो आज प्रयोग ये नहीं होते हैं, क्योंकि 650 साल पहले बनाया गया था और ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ होया करता था। अगला है, थीम क्या है कि परिवार और मित्र ईवीएस के एक प्रमुख थीम है और पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण यह है कि थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता का प्रकाश डाला गया है। तो अभिकथन और कथन को देखते हुए हमारा जो कथन होगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही दिए गए, क्योंकि कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। कथन अभिकारण समझ लीजिए 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे भैया। ठीक है, ध्यान देना इस बार आपको। ठीक है, चलिए आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र पर आसानी से खाना पका सकते हैं, लेकिन अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, गलत दिया गया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन ए सत्य दिया गया है, बी असत्य दिया गया है। बाकी आपकी क्या राय, आप लोग भी बता सकते हैं।
आइए बात करेंगे ईवीएस का अंतिम प्रश्न, 30वां प्रश्न। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास में कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण और उसके द्वारा उगाई की जाने वाली फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करना है। तो ये कौन सी प्रक्रिया कौशल सीखने को संकेतिक होगी? तो यह प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना और परिणाम निकालना। ठीक है, तो आई होप सभी लोग समझ जो गए होंगे। तो अभी हमने आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चंस कर लिए, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस कर लिए, ईवीएस के 30 क्वेश्चन के लिए। अब लैंग्वेज में आपके हिंदी के 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें आपका गद्यांश दिया गया है कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम, सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि और विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। इस प्रकार के प्रश्न में आइए चलिए बात करते हैं प्रश्न की। इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। देखिए, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित आपका निर्मल विचार है, शांति है और प्रेम है, लेकिन शिक्षा आपका नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए बुनियादी आवश्यकता मतलब बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता से हो जाता है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, बाह्य और स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है, यह इस वाक्य से आशय क्या है? तो बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। इस वाक्य से आशय कि बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित होती है। अगला जो प्रश्न है कि विधान में इक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बन जाएगा? तो विधान में अगर इक प्रत्यय से लग जाएगा तो वह हमारा वैधानिक बन जाएगा। इनमें से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? देखिए, विशेषण विशेष का संबंध आपके बाह्य और स्वच्छता में है, बुनियादी आवश्यकता में है, जन्मजात गुण में है, लेकिन शिक्षा और पर्यावरण में इसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं दिया। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि समूह से भिन्न कौन सा है? स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान या स्वच्छ? तो तीनों शब्द हमारे परिपूर्ण है, स्वच्छता, निर्मलता और सम्मान, लेकिन स्वच्छ जो है अधूरा शब्द दिया गया है। समूह से भिन्न आपको लग रहा है, एक अलग लिख रहा है। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या होता है? आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य होता है मन में कोमल भाव जगाना। अगला प्रश्न है, बुनियादी में प्रत्यय कौन सा होगा? बुनियादी, तो बुनियाद धन ई बराबर बुनियादी में ई प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, चीज़ें समझ लीजिएगा। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? इस गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है वह होता है विचारों और भावों की पवित्रता। अब नीचे दिए गए पंक्ति को पढ़ना है। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाए की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। ये आपकी पंक्ति दी गई है और इस पंक्ति के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो दिए गए उसको आपको बताना। कविता में किस छल की बात की गई? तो कविता में व्यापारी बनने हमें गुलाम बनाने की छल की बात कही गई। नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो नीति शब्द में आपके एक प्रत्यय लगा हुआ है। नीति में अगर एक प्रत्यय बना देंगे तो नैतिक शब्द बन जाएगा। नीति में अगर एक प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे तो शब्द हमारा नैतिक बन जाए।
स्वाभिमान का संधि विच्छेद बताइए। तो स्वाभिमान का संधि विच्छेद सभी लोग जानते हैं, स्वा धन अभिमान, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा। यह भाव कविता के किस अंश को जो है प्रतिबिंबित करता है? तो ये दोस्तों आपके वीर शहीदों के बलिदान की ओर प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया? तो आज़ादी मिलने का श्रेय जो है वीरों के बलिदान को दिया गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, पेडागॉजी के प्रश्न रहेंगे, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? बच्चे द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं? बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके होते हैं? तो ये दोस्तों हमारा शब्द और वाक्य संरचना के कंठस्थ करके, तो ये गलत दिया गया है। बाकी शब्दावली को समृद्ध करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, अव्यक्त का संवर्धन और वाक्यों की लय के, ये तीनों सही दिए गए हैं। और कहरा की कथन सही नहीं दिए, तो आपका दूसरा कथन सही नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में समझ नहीं है? कि पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि किस रूप में देखना चाहिए? तो बल्कि दोस्तों आपके पाठ्यपुस्तक में पाठ्यपुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो ये आपका बारे में सही नहीं होगा। बाकी शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विविधताओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखे जाना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। ये तीनों आपके सही दिए गए हैं, बाकी चौथा ऑप्शन सही नहीं होगा। आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता या मास्टरी होनी चाहिए? साक्षरता अगर अर्जित करना है, पेडागॉजी का बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। इसके लिए डिकोडिंग भाषा का अवबोधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं दिया गया है? तो इससे जानना जरूरी, कौन सा सही दिया गया है? वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण को प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, लेकिन व्याकरण को उसमें नियम कंठस्थ करना, याद करना, ये पेडागॉजी में निगेटिव शब्द है, निगेटिव वर्ण है। यहाँ पे देखिएगा, समझ लीजिए ऑप्शन निगेटिव है। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि को बीच के संबंध में बल देता है? वह कहला जाता है ध्वनि विज्ञान निर्देश। नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अवश्य लाइक कीजिएगा। कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि तुम क्या कर सकते हो, गतिविधि यह किस प्रकार के लिए हो सकती है। तो ऐसी गतिविधि करना जो होता है मौखिक प्रवाह को अभ्यास की ओर हो सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा। कक्षा 3 के अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई है? ये सबसे बेस्ट मानना चाहिए। बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कौन सा उपागम या विधि है जो शिक्षार्थी बालक बालिकाओं के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित होती है? क्या वह आपकी प्राकृतिक उपागम है, संप्रेषणात्मक उपागम है, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्टर है, या स्वभाषिक विधि की बात करेंगे? देखिए, ऐसी उपागम विधि जो शिक्षार्थी के जीवन के वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य को इससे संबंधित हो, तो वह हमारी हो जाती है कौन सी? संप्रेषण उपागम विधि की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या होगा? बच्चों से कहा गया कि आप एक दूसरे की पुस्तिका का अदला बदला कीजिए और फिर जांचिए और फिर उस पर नंबर दीजिए। ऐसा करना जो है सहपाठी के काम की जाँच के कौशल को विकसित करना। अगला प्रश्न, बुनियादी चरण की
अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, यानी बुनियादी चरण की अवस्था जो जो बच्चे होते हैं उस अवस्था में अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब जब जो है वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, वे अधिक संलग्न हो जाते हैं। अगला देखिए, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए एक अंतिम या फाइनल रूप में जांचती हूँ। यह विद्यार्थी के लेखन के किस चरण पर है? तो ये ऐसा विद्यार्थी लेखन के किस चरण पे होगा कि मैं मतलब अध्यापक ने एक बार मैं जांचूंगी कि मैंने कितना सही लिखा, क्या गलत तो कहीं नहीं लिख गया है। तो ऐसा जो है प्रूफ रीडिंग हो जाता है। किस चरण पर विद्यार्थी लेखन किस चरण पे हो जाएगा? प्रूफ रीडिंग चरण पर हो जाएगा। कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहज भाषा अर्थात मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? देखिए, प्रोत्साहित आपका प्राकृतिक उपागम करेगा, संप्रेषण करेगा, सर्वभाषिक करेगा, लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट विधि होती है ये आपके मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए एक विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है, लेकिन इनमें से कौन सा मानदंड जो है TLM के चयनित के लिए नहीं होगा? TLM आपने पढ़ा होगा, इसके लिए कौन सा चयनित सत्य नहीं होगा? देखिए, TLM के लिए देखा जाए तो चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके, यह नहीं होगा। बाकी सारे आपके हो जाएंगे। ठीक है, 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभाषा को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागती और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? तो इसके लिए दोस्तों विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके किया जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? देखिए, इनमें से ऐसा सिद्धांत जो बुनियादी चरण के पाठ्य पुस्तक के अभिकल्पना का हो वह होता है पाठचर्या का सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, मूर्त का सिद्धांत। तो तकनीकी सिद्धांत आपका नहीं होगा, बाकी ये 3 होंगे। तो दोस्तों आपने हमने CDP के पहले हम 30 क्वेश्चंस किए, इसके बाद आपके 30 क्वेश्चंस मैथ्स के किए, 30 क्वेश्चंस हमने EVS के कर लिए, 30 क्वेश्चंस हमने आपके लैंग्वेज के कर लिए। अब 30 क्वेश्चन जो सेकंड लैंग्वेज होता है, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, हम अगले पार्ट में उसको भी कर लेंगे। बाकी सारी क्लासेज भी होंगी। बेहतरीन CTET को क्रैक करना है। CTET का स्कोर जो है 120 प्लस, आपने बहुत बार ट्राई किया, अभी तक आपने CTET क्रैक नहीं कर पाया है, CTET क्वालिफाइड नहीं कर पाया है, तो इस बार अवश्य करेंगे। मेरे साथ आइए, साथ में मिल के सारी चीज़ें करेंगे, नोट्स भी आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। एक आपको तरीका भी बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे ऑप्शन को देखे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन को देखा जाता है। तो आने वाले प्रैक्टिस सेट क्लास में हम सारी चीज़ें आपको A to Z बताने वाले हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए भैया, क्योंकि आपका आवर फैमिली है, क्योंकि शिक्षकों का परिवार है और शिक्षकों का परिवार है, और जो कि एक देश में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होता है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, आप अवश्य सफल होंगे। और जल्दी मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।